अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर उर्दू पॉइंट के फ़ोरम से आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ते की शाम और प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, आपके सवाल और डॉक्टर सदाकत के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, ऑल सेट, अल्हम्दुलिल्लाह। गियर्ड अप फॉर द वीकेंड? बिल्कुल। आपका वीकेंड भी सदाकत भाई को वीकेंड है। आप तो 7 दिन के 7 दिन काम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं हर रोज़ साथ प्लेयर पे भी पूरी तवज्जो देता हूँ, जॉय पे भी पूरी तवज्जो देता हूँ। मैं वीकेंड का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि मैं शाम का भी इंतज़ार नहीं करता। मैं हर लम्हे को मज़ेदार और खुशगवार बनाना पसंद करता हूँ। सो जो चीज़ आप 7 दिन में करते हैं जी, वो आपकी फितरत का हिस्सा बन जाती है, यानी आपकी आदत बन जाती है। जी। सो ऐसा छुट्टी का तसव्वुर तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना काम करने में ही इतना मज़ा आता है, और उसके साथ साथ मैं बीच में एक्सरसाइज और दीगर जो खुशगवार एक्टिविटीज़ हैं उनको बुन के रखता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। और मुझे इतना मज़ा आता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मुझे अपने काम करने से इतना मज़ा आता है तो वो मुझे कभी कोई मुआवजा ना दे। सो जनाब, ये है तरीक़ाकार एक कोना मश्क CEO का, एक एडिक्शन स्पेशलिस्ट का, कि किस तरह से अपने हर लम्हे को तस्खीर भी करें और कशीद भी करें। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है महदूद है और हमारे पास सवालात का एक तांता सा बंधा हुआ है, और एक जो सवाल जहाँ से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ सी नौइयत का है, और ये हमें उर्दू पॉइंट के इनबॉक्स में सवाल आया है। जिस तरह हम मदऊ करते हैं आप लोगों को कि आप जो है हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। नंबर जो है, अगर मेरी याददाश्त को आप रिवाइव कर दें तो मुझे ज़रा सा नंबर बता दीजिएगा। और 777-666 कुछ शुरू के आदात जो हैं वो ढूंढ के लाएंगे हम आपके लिए, और आपको बताएंगे 0334 977-766 0334 977-766 इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ सर, जो सवाल है इसकी ग्रेविटी बहुत है, और मसला यूँ है कि एक भटके हुए शौहर को का क्या करें, ये किस तरह से भटक गए हैं, ये शौहर के साथ मामलात क्या हुए हैं। ये हमें इनबॉक्स में उर्दू पॉइंट पे एक सवाल आया है, और उन्होंने लिखा है कि मैंने अभी हाल ही में एक ऐसे शख्स से शादी की है जिसकी शादी से पहले बहुत अफेयर्स थे, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि अब वो अपनी रविश को बदल डालेंगे और इस तरह से अब नहीं करेंगे। मगर चंद ही महीनों के बाद उन्होंने ख़वातीन को SMS भेजने शुरू कर दिए और उनसे ताल्लुक़ बढ़ाने के अपनी पुरानी जो उनकी तरीक़ाकार था उस पर लौट आने लगे। मैंने उनको मना किया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो हाल ही में फैसलाबाद गए थे एक बिज़नेस मीटिंग के लिए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी हद क्रॉस की है। ये एक वाइफ़ की कॉल है, और ये वाइफ़ का लिखा हुआ ख़त है जो कह रही है कि जब मैंने उनसे बात की कि आप अपने तरीक़ों को सही करें, तो उन्होंने उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़े और मुझे कहने लगे कि तुम जानती हो मेरे माजी के मुतालिक, तो तुम मेरे ऊपर बहतान लगा रही हो, मेरे ऊपर जो है सख्ती कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट आवर मैरिज टू वर्क। वो चाहते हैं कि ये चाहती हैं कि हमारी शादी जो है वो चलती रहे और उसमें कोई ख़राबी ना हो, और इनके अपने मजहबी अकायद भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ख़ातून ये कह रही हैं कि ऐसे में आप बताइए कि मैं उनसे किस तरह से एक गुफ्तगू कर सकूं जिसमें बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मैं ये ख़ुद कर सकती हूँ या मुझे किसी साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा? अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा मसला है दुनिया में, और तकरीबन सिर्फ 1/3 लाइफ पार्टनर ही अपनी ज़िंदगी को मोनोगमस रखते हैं, यानी अपने शरीके हयात तक महदूद रखते हैं। 2/3 तकरीबन कभी ना कभी मौका मिलने पर कुछ ना कुछ पटरी से उतरते हैं। तो दुनिया में ये एक बहुत कॉमन सी इल्लत है, बड़ी आम इल्लत है जिसका सामना हम लोगों को दुनिया में करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अफसोस का इजहार करता हूँ कि हनीमून के दिनों में, अभी इब्तदा ही है शादी की, और हनीमून के दिनों में उनको इस ऐसे मसले का सामना हुआ है जो कांटों से उलझा हुआ है
और मैं एडमायर भी करता हूँ कि वो अपनी शादी को इसके बावजूद बचाने का जज्बा रखती हैं, सोच रखती हैं कि हालात को वो वापस ठीक नहज पे ले आएँ और अपने शौहर को मोनोगमी पे माइल कर सकें और उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये जज्बा बहुत अच्छा है और मैं इसको एडमायर करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं उनकी इजाज़त चाहूँगा कि मैं उनकी सोच को और उनके अकायद को थोड़ा सा चैलेंज कर सकूँ। अगरचे मैं दोनों पहलुओं पे बात करूँगा कि वो अगर इस शादी को जारी रखना चाहती हैं तो क्या करें, लेकिन पहले मैं इस मौजू पे बात करना चाहूँगा कि क्या उन्हें ये शादी जारी रखनी चाहिए कि नहीं। अगरचे शादी के शुरू में जोश में उन्होंने अपनी पुरानी हिस्ट्री भी बता दी कि उनके अफेयर्स थे और उनका उस वक्त जज्बा बड़ा ज़बरदस्त था आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का, और बाद अज़ां शादी में एक दूसरे के साथ रहते रहते जो थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं उससे उनका दिल उब गया और वो फिर अपने पुराने हथकंडों पर उतर आए। और अब जब कि आपने उन्हें कन्फ्रंट किया है तो वो आप पे बिल्कुल लैश आउट कर रहे हैं, आप पे चाबक बरसा रहे हैं कि आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं या उनकी कमज़ोरियों को उनके मुंह पे दे मार रही हैं। शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है जो कि आपके अकायद से भी ज़ाहिर होता है और मैं भी इसे मुक़द्दस मानता हूँ। तो उन्हें दिल में सोचना चाहिए कि एक्चुअली सूरत हाल क्या है, उन्हें क्या मुश्किल दरपेश है। ये जो इल्लत है, ये जो अपने शरीक हयात के अलावा दूसरे लोगों तक अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है, जो कि काबिल कबूल नहीं है दुनिया में, किसी भी मज़हब में, किसी भी सोसाइटी में इसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और ये एक बहुत बड़ी इल्लत है। अब दूसरी इल्लतों के मुकाबले में ये इल्लत और ज़्यादा थोड़ी गंभीर है। वो इन मानों में कि अगर कोई नशा करता है या शराब पीता है तो शराब की बोतल उसे पुकार कर नहीं कह रही होती कि आओ मुझे पियो जी। लेकिन जिसमें किसी दूसरे इंसान के साथ एक एडिक्टिव रिलेशनशिप कायम हो गया है तो उसमें अगर कोई एक थोड़ा सा पीछे भी हटता है तो शायद दूसरा बाज़-औक़ात पीछे नहीं हटने देता। और ख़ातून ये सोच रही हैं कि मैं कैसे क्या करूं कि वो इन सब चीज़ों से बाज आ जाएं, तो हतमी तौर पर तो ये वो ख़ुद ही ऐसा कोई एहतमाम कर सकते हैं कि वो इससे बाज आएँ। आप ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कि जिससे कि वो बाज आ जाएं। इसके बरक्स आप ऐसा बहुत कुछ करने को आपका दिल चाह रहा होगा या आप कर रहे होंगे कि जिससे कि वो बिल्कुल भी बाज ना आएँ। मसलन आप उन्हें बार बार ताना दें या बेइज्जती करें या उन्हें बुरा भला कहें, तो उनको फिर अपने दिल में जवाब मिल जाएगा कि अगर मेरे साथ तुम ये बदसलूकी कर रही है तो फिर जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल ही ठीक है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेवफाई का कोई भी जवाज़ काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दुनिया में अगर ये मसला इतना कॉमन है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ असबाब ज़रूर होंगे। ख़वातीन को ये भी बहुत होता है कि वो अपने ख़ामद को बदल लेंगी, जो कि कोई इतना आसान काम नहीं। ख़ामद अपने आप को चाहे बदलना तो वो ज़रूर बदल सकता है, बीवी तावन करे तो ख़ामद को बदलने में कुछ आसानी होगी, लेकिन ऐसा कंट्रोल करने से नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आप, इंस्पायर कर सकती हैं, और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी ज़ात पर काम करें, अपने आप को कंपोज रखें और हदूद का तयन करें। हदूद का जो तयन है वो आप किसी को पनिश करने के लिए नहीं करते बल्कि अपने बचाव के लिए करते हैं। यानी आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर वो ये हरकतों से बाज नहीं आते जब तक, तो आप उनके साथ नहीं रहेंगी, और उसके लिए कोई टाइम पीरियड आप सेट कर सकती हैं कि इतना अरसा मैं आपको देती हूँ कि आपसे दूर रहते हुए मैं अपनी हद के अंदर हूँ और आप अपनी हद के अंदर रहें और आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। उसके लिए चाहे तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, चाहे तो साइकेट्रिस्ट से मिलें, या किसी तजर्बाकार शख्स की खिदमत हासिल करें जो कि आपको सीधे रास्ते में आने में मदद करे। बज़ाते ख़ुद आप चूँकि इसमें पार्टी हैं तो आप प्रेजुडिस्ड भी हैं, तो आप उनकी कोई बराह रास्त बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, सिवाय कि अपनी मिसाल से कि आप अपनी हदों में रहें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें, दुनिया में अपने ताल्लुकात को भी अच्छे तरीके से इस्तवार रखें और अपने कदमों पे खड़े होने की भी कोशिश करें।
लेकिन आसान रास्ता तो इसमें एक है कि अभी आपकी शादी को बहुत अच्छा नहीं हुआ और अगर इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तो कल को जब 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा होंगी। मुश्किलात एक और तरह से भी ज़्यादा होती हैं कि जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में रोज़ होती है तो वो जो पहले चीज़ बुरी लगती थी, गलत लगती थी, तो वो बुरी या गलत लगना रुक जाती है। जैसे अगर कोई शख्स पहली दफ़ा जेल जाता है कोई जुर्म करके तो उसको काफ़ी डर, खौफ या उस हवास बाख्ता होता है, परेशानी होती है। जब दूसरी दफ़ा जाता है तो उसमें से वो जो टेरर है वो ख़त्म हो जाता है, और जब 5वीं दफ़ा जाता है तो कहता है यही तो ज़िंदगी है। तो एक ऐसा घर में माहौल बन जाता है जब रोज़ रोज़ तकलीफ़ें होती हैं तो जितनी तकलीफ़ें माजी में हो चुकी हैं वो ज़्यादा बुरी नहीं लगती हैं, और एक बड़ी तकलीफ़ जब नहीं आती है तो कुछ हलचल मचती है, कुछ तूफ़ान आता है और फिर पहले जैसे हालात चलने लगते हैं। तो कहीं ये ना हो कि आप इंतज़ार करती रहें, इस दौरान बच्चे हो जाएं, फिर आपकी कुछ और मजबूरियां सामने आएँ, फिर आपको कभी ये ख्याल आए कभी वो ख्याल आए और आप अपनी शादी को बचाने की कोशिशों में अपनी शादी को मिज़रेबल बना बैठें। तो आसान रास्ता तो ये है कि आप रास्ता जुदा कर लें। आप बात कर सकते हैं कि या तो आप अपने मामलात को फिलफौर ठीक कर लें और जिस दिन आपने बेवफाई की उस दिन से रास्ते जुदा हो जाएंगे। ऐसे जो मामलात हैं जो कि शौहर या बीवी कोई भी करे तो वो अमूमन छुप के किए जाते हैं, अमूमन चोरी से किए जाते हैं। चोरी से जो लोग भी काम करते हैं उन्हें कम से कम अल्फाज में चोरी कहा जा सकता है, और बुज़दिल होना भी चोर की अलामत है। तो कोई ये अच्छी अलामतें नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में शौहर की शक्ल में आपको मिली है। हैविंग सेड दैट, अगर मुझे लगता है कि आप फिर भी इस शादी को चलाना चाहती हैं, क्योंकि हमारी शिरिस्त में ये चीज़ होती है कि हम स्टेटस को नहीं तोड़ना चाहते, हम मामलात को बेहतर भी बनाना चाहते हैं। अगर आप इस शादी को चलाना चाहती हैं तो फिर आपको ज़रा हौसला करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा पुरसुकून रखना पड़ेगा और वो सारे तरीके सीखने पड़ेंगे जिससे कि आप अपने शौहर तक अपना मुद्दा अच्छी तरीके से बयान करें और बेइज्जती को टूल ना बनाएं, गुस्से को टूल ना बनाएं, और एक अच्छे तरीके से किसी थेरेपिस्ट की मदद से किसी प्रोग्राम में आके एक लॉन्ग टर्म तरीके से आप अपने शौहर को बेहतर भी बना सकते हैं और ऐसी रिकवरी जो लॉन्ग टर्म रिकवरी हो वो हासिल आप कर सकती हैं। और अगर आप बहुत बहादुर हैं, अगर आप बहुत जहाद करना चाहती हैं, अगर आप लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं तो ये तरीक़ाकार भी दुनिया में मौजूद है कि अपनी ज़िंदगी में जो जीवन साथी है या कोई और शख्स जो आपके घर में आपका प्यारा है तो आप उसकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो दोस्त धांधली के बगैर अच्छे तौर तरीक़ों से आप उन्हें ज़रूर बदल सकते हैं। मगर इसमें एनर्जी बहुत लगती है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म है जिसमें अगर आप 100 प्याज भी खाएं और 100 डंडे भी खाएं और मामला फिर वही रहे तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा तहैया कर लें कि अगर एक पुरसुकून लंबी जद्दोजहद, लेकिन दूसरी इल्लतों में बीवी पार्टनर नहीं होती। खामद अगर शराब की बीमारी में मुब्तला है तो खामद शराब पीता है और खामद की ज़िंदगी ख़राब होती है और उस वजह से बीवी की ज़िंदगी ख़राब होती है। लेकिन ये जो इल्लत है जो अपने शरीक हयात के अलावा किसी से ताल्लुक़ रखने वाली है, इसमें स्टेक होल्डर बीवी बन जाती है, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी ऐसे ताल्लुकात से मुंतकिल हो सकती है बीवी की तरफ। तो जब तक सेफ्टी क्रिएट नहीं होती, बीवी के पास पूरा हक है कि वो एक हद कायम करे जिसमें वो सेफ़ रहते हुए अगर आगे चल के अपने शौहर को बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हैं तो ज़रूर दें, लेकिन इस जज्बे में अपने आप को निढाल या बेहाल मत करें। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि एक जो है काउंसलर भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, आपके पास इस किस्म के मसाइल आते हैं, अज़दवाजी मसाइल, इनफिडेलिटी के मसाइल आते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी प्रैक्टिस में ये मसला क्या सिर्फ़ शौहरों को ही लाक होता है ज़्यादातर हमारे माशरे में, या क्योंकि यहाँ पे सवाल भी आया है कि अगर कोई बीवी राह रास्त से भटक जाए तो उसका क्या करें? ये मेरा ख़्याल है यहाँ पे मैंने अभी देखा था, ये सवाल भी है। अच्छा, फ़ारूक अहमद साहब, हमारे माशरे में यानी ख़ास तौर पर ये शौहरों के लिहाज से ये मसला ज़्यादा सामने आता है, लेकिन अगर बीवी किसी की राह रास्त से भटक जाए या ऐसी सूरत हाल हो तो खामद इस मसले का बहुत अच्छा हल कर लेते हैं। वो शोर शराबा करने की बजाय क्लियर लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर बीवी बदलने के लिए तैयार है तो वो आगे चलने के लिए तैयार होते हैं। अगर बीवी एक से दूसरा मौका फिर देती है किसी ख़राबी का तो शौहर उससे कता ताल्लुक़ कर लेते हैं।
तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे कि सारे प्रैक्टिकल काम मर्द ज़्यादा करते हैं, तो मर्द इसमें भी प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं कि वो क्लियर कट ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर अपनी बीवी को माइल करते हैं या कायल करते हैं जिसमें ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर पे नज़र रखी जाती है, हुलिये पे नज़र रखी जाती है, इंटरेक्शन पे नज़र रखी जाती है, और ऐसे पैरामीटर्स मर्द सेट करते हैं कि ख़ातून या तो फिर उस शादी से किनारा कशी कर लेती है या फिर वो राह रास्त पे आ जाती है। तो मर्दों के सामने जब इस किस्म का मसला आता है तो वो दो में से एक फ़ैसला करते हैं। एक तो ये कि किनारा कशी इख्तियार कर लें, जिसका किसी भी लाइफ पार्टनर को हक हासिल होता है, चाहे वो बीवी है या खामद है। अगर कोई इनफिडेलिटी का शिकार होता है, अगर ये कुर्बत के लम्हात वो बीवी या खामद के अलावा कहीं और बिताता है, तो फिर ऐसी सूरत में हक हासिल होता है अलहदगी का, क्योंकि अगर यही कुछ करना है तो फिर शादी की तो फिर ज़रूरत ही नहीं। जो लोग शादी जैसे मुक़द्दस बंधन में बंधते हैं, उन्हें पहले सोच लेना चाहिए कि ये जो बंधन है इसके तकाज़े क्या हैं। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आप शादी जैसे रिश्ते में जाएं, लेकिन जब आप शादी जैसे रिश्ते में जाते हैं तो मोनोगमी यानी मुखलिस रहना, वफ़ादार रहना एक इंसान से जो 24/7 आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आमतौर पर देखने में आया कि जब मर्दों को इस सूरत हाल का सामना होता है तो वो इसका हल जल्दी कर लेते हैं और औरतें पलट के नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आती हैं। मर्दों को कोई ज़्यादा आखिर आई हुई है जो कि बदतरीन हालात में भी सुधर कर नहीं देते। तो मर्दों को भी सोचना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी पर, उनके अहल खाना की ज़िंदगी पर, उनके बच्चों के फ्यूचर पर इसके क्या असरात होंगे। तो ये सारे बहुत अहम मसले हैं जिन पे गौर व गौस करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली। और हम यही कहते हैं कि डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, आपके ज़हन में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास फ़ीडबैक लाइव आ रही है आपके कमेंट्स की सूरत में। सैफ गुजर साहब, आपकी जो आपने अच्छा राय दी है, मसले का हल बताया, उस पर कह रहे हैं नाइस। एम इलियास लाशारी इज सेइंग नाइस। ज़िया मुश्ताक गुड मैसेज डिलीवरी। फ़ारूक अहमद, आपकी बात का तो हमने जवाब दिया। आपने कहा बीवी जो है भटक जाए तो कुछ उसका भी बताएं। और इसके अलावा अरसलान जट कह रहे हैं नाइस। समरा फवाद खान वॉच कर रही हैं। मलिक बाबर कहते हैं नाइस। फरीफुई कहती हैं प्लीज़ टॉक अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये थोड़ा सा बताइएगा कि अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाएं कोई भी ख्वाबावर दवाई इस्तेमाल किए बग़ैर। बहुत अहम सवाल है कि नींद के मसाइल भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं और उसमें ज़्यादातर लोग इसका हल फ़ौरन ट्रैंक्विलाइज़र में ढूंढते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन के पर्स में आपको अक्सर ट्रैंक्विलाइज़र मिलने के इम्कानात ज़्यादा होंगे और उनको ज़हनी टेंशनें और चिड़चिड़ेपन का जब सामना होता है और रात को नींद नहीं आती तो फिर वो कोई ना कोई ट्रैंक्विलाइज़र लेती हैं, जिससे कि मामलात बेहतर नहीं होते, बिगड़ जाते हैं। नींद को बेहतर बनाने के लिए सबसे तो पहली बात यह है कि चाय, कॉफ़ी और ऐसी स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल, जैसे कोला ड्रिंक्स भी उनमें शामिल है जिनमें कैफ़ीन होती है, दिन के 12 बजे के बाद न किया जाए, क्योंकि कैफ़ीन जब एक दफ़ा जिस्म में जाती है तो उसका असर 12 से 14 घंटे रहता है। लिहाजा रात को जब सोने का टाइम होता है और नींद का वक्त शुरू होता है तो कैफ़ीन का असर उसमें इनक्रोच करता है। तो नींद की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि सोने का एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए जिसमें कम से कम आधा घंटा पहले आप तमाम स्क्रीन से अपनी जान छुड़ा लें। टीवी मत देखें, स्मार्टफ़ोन को बिल्कुल अलग करके साइलेंट करके रख दें। चाहिए जाए कि आपकी ड्यूटी ऑन कॉल हो और आप किसी ऐसे महकमे से वाबस्ता हो जहां अचानक आपसे रब्ता करने की ज़रूरत हो। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से, रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से अगर आप नहाएं और सोने से पहले कुछ ना कुछ फल थोड़ा सा अगर आप ले लें और सोने का कोई वक्त मुकर्रर हो जिससे 1 घंटा पहले आप ऐसे हालात बनाने शुरू कर दें जैसे कि आप सोने की तरफ जा रहे हैं, बेडरूम में टीवी वॉच करना बिल्कुल छोड़ दें और फिर ऐसे तरीके से बत्तियां, थोड़ी सी लाइटें कम कर दें और थोड़ा सा अंधेरा कर दें, पर्दे आगे कर दें और सोने का माहौल बनाना शुरू कर दें। और रात को जब बिस्तर पे लेटें तो सारे दिन के जो कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में ना सोचें, अगले दिन जो काम करने हैं उनके बारे में ना सोचें। यानी एक दफ़ा जब आप सोने के लिए करवट लें तो उसके बाद आपका ज़हन ब्लैंक हो जाना चाहिए और इससे अच्छी नींद की राह हमवार होती है। बहुत ज़बरदस्त। और अगर फिर भी नींद ना आए तो मेरी यह बात याद रखिएगा कि आपको
नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में जा रहे हैं। और ये बात जो है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उस वक्त ना कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और हमें इनबॉक्स में सवाल आया है और हम बात करते हैं इशारों कनायों की, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इशारे समझ के ही नहीं देते हैं। ये उनके मुतालिक सवाल है और ये ज़ुबैर साहब ने हमें सवाल किया। कराची में होते हैं, एक कंपनी है जो लोगों को ट्रेनिंग देती है, उससे इनका ज़ुबैर साहब का ताल्लुक़ है। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती है जहाँ पे दफातर वगैरह में जो लोग काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं कि अभी हाल ही में मुझे ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जब मुझे ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देती थी जो कि ख़ुद को मॉनिटर नहीं करते, अपने बिहेवियर्स को नहीं देखते। यानी यूँ समझ लीजिए कि दूसरों को नसीहत, ख़ुद मियाँ फजीहत। ये वो लोग हैं जो आला ओहदों पर फाइज़ हैं, अपने काम काज में बहुत महारत रखते हैं, मगर लोगों से तालमेल कैसे बनाना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, इस बात को समझने में कासिर होते हैं कि कहाँ तक बात करनी है। वो जब अपनी बात करते हैं तो दूसरों पे चढ़ाई कर देते हैं, बात करते ही चले जाते हैं, दूसरों की बात सुनी अनसुनी कर देते हैं और राय देते हैं, और कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे दूसरे की बात सुननी है, ये समझ नहीं पाते हैं कि दूसरा गुफ्तगू के दौरान उनको ये कह रहा है कि बस अब मीटिंग बंद कर दो, अब बात ख़त्म कर दो। ये बात वो समझ नहीं पाते हैं और इनका ताल्लुक़ जो है अपने शोबों में महारत रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर ये गुफ्तगू के फ़न से नाआशना है और कोई इशारा नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप जिसके साथ ये बात कर रहे हैं वो जो हैं इस बात से ब्लाइंड हैं, अंधे हुए हैं कि किस तरह से ये समझ लें कि बात को कहाँ पे निपटाना है, बात को कहाँ पे बढ़ाना नहीं है। और इस तरह से कई दफ़ा बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। मैं ऐसे लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करूं, कैसे उनको ये समझाऊं कि उन्होंने कब दूसरों के इशारे समझ लेने और अपनी बात को ख़त्म कर देना है, या कहीं से अगर बर्खास्त महफिल करनी है तो कब करनी है। अच्छा, ये मसला बड़ा कॉमन सा है और दुनिया में अब फैशन भी हो गया है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स का। और एक बजट होता है कंपनियों में जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग पे ख़र्च करना होता है, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम प्री रिक्विजिट्स कहते हैं। ट्रेनिंग्स में वो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने ज़रूरी है। पहले मैं एक बात बता दूं कि हम अपनी आँखों की दूसरी जानिब रहते हैं, यानी हमारे डेलों का रुख तो बाहर की तरफ है और हम उनसे अपोजिट साइड पर बसते हैं। तो अगर हमने अपने हालात पर नज़र डालनी है तो फिर हमें बहुत मुड़ के अपने तरफ देखना पड़ेगा, अपने वजूद में से एक ह्योले की तरह बाहर आके अपने रवैयों का जायज़ा हमें लेना पड़ेगा। ये जो ट्रेनिंग है जो दी जाती है, ये इसमें ये पहलू भी बड़ा अहम है, मद्देनज़र रखने वाली बात है कि अगर आप किसी को क्रिकेट की या फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं और सारे गुर बताते हैं कि अच्छी बैटिंग कैसे करते हैं, अच्छी बॉलिंग कैसे करते हैं, तो फ़िटनेस के बारे में यानी जिस्मानी फ़िटनेस के बारे में हम ज़रा भी नहीं सोचते, तो आप समझ लें कि जिनको फिर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उस ट्रेनिंग से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि किसी खेल के खेलने के लिए सबसे पहली बात है कि जिस्मानी फ़िटनेस होनी चाहिए, फिर ज़हनी तौर पर पुरसुकून होना जोन में होने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, जितनी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, ये लीडरशिप ट्रेनिंग्स या दीगर ट्रेनिंग्स, तो वो ऐसे लोगों को दी जाती है जिनमें कोई बुनियादी जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं उस ट्रेनिंग के वो पूरे नहीं होते। मुराद मेरी कहने की ये है कि जो लोग बदहवासी के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इशारे कनाए को नहीं समझते, मौका माल को नहीं समझते कि कब बोलना है, कब चुप हो जाना है, कब बात को वाइंड अप करना है, कब किस तरीके से शुरू करना है, तो ये वो लोग होते हैं जिनमें कदम कदम पे जिनसे बदहवासियाँ हो रही होती हैं। और इसकी बुनियादी वजह है तीन ऐसे रवैये उनकी ज़िंदगी में रचे बसे होते हैं जिनकी वजह से वो क्यूज़ नहीं देख पाते, उनका एंटना उन इशारों को कैच नहीं करता और वो अपने गिरदो पेश के साथ उस तरह तालमेल बना के नहीं रखते जिस तरह के दूसरे लोग आसानी महसूस करें और दूसरे लोग उनके एडमायरर बने। ये जो तीन रवैये हैं, इनमें से पहला रवैया बहानेबाजी का है, झूठ बोलने का है, डिसेप्शन का है, कि वो असल वजह नहीं बताते। अगर
कोई वो वक्त पे काम करके नहीं दे सके तो वो बहाना बनाएंगे, अगर उन्होंने काम अभी शुरू नहीं किया तो बोलेंगे कि वो शुरू कर चुके हैं, अगर वो देर से आए तो बोलेंगे जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात ये कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो आगे बढ़ के अपोलोजाइज़ नहीं कर सकते, गलती को तस्लीम नहीं कर सकते, सॉरी नहीं कर सकते, बल्कि वो पीछे होके छुप जाते हैं कि उन्हें कोई देखे ही ना, और कुछ वक्त ऐसे गुजर जाए तो फिर बात आई गई हो जाए, वो रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि अगर इन दोनों में से कोई सूरत हाल कारगर साबित उन्हें होती नज़र ना आए और सामने की पार्टी ज़रा कमज़ोर हो तो फिर उस पर चढ़ दौड़ते हैं, फिर वो अपना मुद्दा किसी पे डालते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो किसी की ज़िंदगी में रहती हैं, इससे उनका अपना जो सेल्फ़ इमेज है वो उनकी नज़र में ख़राब हो जाता है, वो सेल्फ़ कॉन्शियस से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे उनको ऐसी नज़र से देख रहे हैं जिसमें वो उनको अप्रूव नहीं कर रहे, तो इससे उनका जो एतमाद है वो नीचे आ जाता है और उन्हें ये लगने लगता है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए या कोई उनकी गलती ना पकड़ ले। और जब वो इस फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, तो साइकोलॉजी का एक कानून ये भी है कि जो चीज़ आपके जहन पर सवार रहती है तो आपका जहन समझता है कि आप यही चाहते हैं। अगर आपको हर वक्त ख्याल रहता है कि कहीं सड़क पे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए कार ड्राइव करते हुए, तो आपका दिमाग एक्सीडेंट के लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा तस्वीर की शक्ल में देखने लगता है और जल्दी या बदेर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर आप कहते हैं देखा मैंने तो पहले ही कहता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। हम जिस चीज़ के बारे में भी अपने जहन में सोचते रहते हैं, हमारा जहन उसको तस्वीरों में देखता है, और जब उनको तस्वीरों में देखता है तो फिर अपनी तमाम तर सलाहियतें हमारा जहन ऐसे काम पर ख़र्च करता है कि उन चीज़ों को हम हासिल कर लें। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों से निपटे कैसे। तो बराह रास्त अगर आप उनको स्कोल्ड करेंगे या आप उन्हें डांटेंगे तो इससे ये मसला और गड़बड़ हो जाएगा और आपके और उनके दरमियान एक अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों के साथ जब आप डील करते हैं तो आप एक अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का एटीट्यूड उनके साथ रखते हैं, ये जानते हुए कि इनके पीछे एक लंबा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जिसमें ये उन 3 चीज़ों का सहारा लेते रहे हैं जो कि सेल्फ इमेज कम करने वाली हैं। झूठ बोलना, बहानेबाजी करना, छुपना, शेम की वजह से पीछे होना, आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ना उठाना, लोगों से तबादला ख्याल ना करना, और जब बात करनी है तो नहीं करनी, जब नहीं बात करनी तो बोल पड़ना। जब कोई चाहता है कि मीटिंग ख़त्म हो जाए तो वो उसे लंबा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कोई मेहमान भी आते हैं तो बाज़ औक़ात वो इशारे कनाई को नहीं समझते और वो आप कितने भी उनको इशारे दें वो बिल्कुल उससे बेबहरा रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि कभी कभी एग्रेसिव हो जाना और अपनी एग्रेशन से, अपने गुस्से से दूसरे लोगों को डरा धमका के, क्योंकि हमारी सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम डरा धमका सकते हैं और हम समझते हैं कि ये ज़बरदस्त टूल है, लेकिन ये बिल्कुल ज़बरदस्त टूल नहीं है। हम इससे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करने लगते हैं और हमें जगह जगह ख्याल होता है कि ये अभी मैं क्या कर बैठा हूँ। तो वो पै दर पै गलतियाँ करना, बदहवासियाँ करना, तो फिर ये कामयाबी के रास्ते इस तरह तो नहीं निकलते। तो ऐसे लोगों को थोड़ी इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, उनसे बात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई वर्कर जब राय देने का वक्त हो तो खामोश बैठा रहे और जब उससे नहीं पूछा जाए तो फिर वो जाके गलत एयरपोर्ट पे शानदार लैंडिंग करना शुरू कर दे। ये अक्सर होता है कि अपने डिपार्टमेंट में जिससे ताल्लुक़ है उसमें तो अच्छी कारकर्दगी के लिए कोशिश नहीं कर रहे होते, लेकिन दाएं बाएं के डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ ज़रा निस्बतन जूनियर लोग हों तो जाके उनके साथ थोड़ी डांट डपट कर दी तो ज़रा उससे वक्ती तौर पर वो अच्छा फील करते हैं। तो अमली तौर पर जब आप किसी को कोई ट्रेनिंग्स देते हैं, जब आप फ़िज़िकल किस्म की ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं जैसे खेल तमाशे, तो फिर फ़िज़िकल हेल्थ का बेहतरीन होना ज़रूरी है। और जब आप कोई साइकोलॉजिकल नेचर की ट्रेनिंग किसी को देते हैं, नई आदतें डालने की ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, तो फिर उनकी ज़हनी सेहत का भी एहतमाम करना पहले ज़रूरी है। उनकी ज़हनी सेहत को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करना एक प्री रिक्विज़िट है, जैसे कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम पे थोड़ा काम करना, उनको थोड़ा इनकरेज करना, उनके साथ छोटे छोटे बहुत ईजी गोल सेट करना, और जब वो करके दिखा दे तो उनकी काफ़ी तारीफ़ करना
क्योंकि तारीफ़ से वो रवैये जो हैं वो और ज़्यादा उभर कर ऊपर आएंगे। फिर थोड़ा को मुश्किल गोल सेटिंग करना, तो आप समझें कि आप उनकी नशो-नुमा के लिए 4 स्टेजेस बना लें। पहली स्टेज पे आपने बिल्कुल आसान काम कहें और करने में उनकी मदद करें, जब वो कर गुजरें तो उनकी तारीफ़ करें। दूसरी स्टेज पे आप थोड़ा सा मुश्किल काम उन्हें कहें और उन्हें इंडिपेंडेंटली करने दें, और जब वो कर गुजरें तो फिर उनकी तारीफ़ करें। अच्छा, जब तक कोई काम एक दफ़ा करके ना दिखाए तब तक आप ये यकीन नहीं करते कि वो ये काम कर सकता है, और तब तक आप उसे डांटते भी नहीं। डांटते आप तब हैं जब कोई 4 दफ़ा अच्छा काम करके दिखाता है और 5वीं दफ़ा वही काम वो अच्छा करके नहीं दिखाता, तो वो डांट का हकदार है। क्योंकि डांट से आप रवैयों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन डांट से आप स्किल्स नहीं दे सकते। स्किल्स पहले देने के लिए आप उन्हें गोल सेटिंग करते हैं, आप उन्हें तरीका बताते हैं, आप उन्हें करके दिखाते हैं, और उस दौरान आप उन्हें झिड़कते नहीं, क्योंकि इंसानों को झिड़कने से उनकी सलाहियतें बड़ी तेज़ी के साथ क्रैश कर जाती हैं। बहुत उम्दा आपने बताया। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था आपकी बात सुनते हुए जिस तरह एक सैल रवां है, एक दरिया बह रहा है, और बातें जो हैं इस सारी बातों को इस तरह खूबसूरत पैराए में समोकर आप तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर सदाकत अली। इधर आपके सवालात भी आ रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में जिस तरह से गोल किया जा सकता है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल नंबर अगर मुझे सही याद है तो 03349777766 इज़ दैट द करेक्ट नंबर? बिल्कुल ठीक है, 03349777766। यू कैन कॉल अस राइट अवे। इधर डॉक्टर सदाकत अली आपसे जो है कहीं पे तारीफ़ भी है, कहीं सवालात भी हैं। अरसलान सलीम कहते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन बट डॉक्टर सदाकत अली एज़ ऑलवेज। इतरत ज़हरा कहते हैं बहुत शानदार। मोहसिन नवाज़ कहते हैं वेरी हेल्थी एंड इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन बाय डॉक्टर सदाकत एंड एक्सलेंट होस्टिंग बाय डॉक्टर इजाज़ कुरैशी, थैंक यू। शेरी जैदी कहते हैं आई हैव ऑल द टाइम स्लीपी हेड व्हाट टू डू। अभी आपको ये बात तो बताई डॉक्टर सदाकत ने कि जहाँ पर नींद ना आ रही हो तो वहाँ पे क्या किया जाए, और आपका मसला ये है कि आपको हर वक्त नींद गनूदगी की कैफियत रहती है। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल बरक्स सूरत हाल होगी। अच्छा, जो लोग रात को सोते नहीं, जागते रहते हैं, जैसे 3-4 बजे तक जागते रहते हैं, अब ये बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है जो देखने में आ रहा है। तो फिर सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना है 8-9 बजे, और बाकी सारा दिन तो फिर नींद ही आएगी। और जो रात को नहीं बर वक्त सोते तो फिर वो दोपहर को भी नहीं सोते। तो होना ये चाहिए कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है कि वो दोपहर को 1-आधे घंटे का नैप ले लें। थोड़ा सा सोना बेशक ना हो, लेकिन रिलैक्स होकर आंखें बंद करके थोड़ा लेट जाएं। तो बाज़ लोगों के लिए ऐसा फिजिबल होगा, बाज़ लोगों के लिए नहीं होगा। वो एक ही नींद ले लें तो काफ़ी इस पर इक्तफ़ा कर सकते हैं सर। लेकिन उसी दिन सो जाना चाहिए। उसी दिन सोने से मेरी मुराद ये है कि रात 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए। अगर से आज की दुनिया में, आज के फ़ैशन के लिहाज से ये बात लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती, नौजवानों को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर वो शख्स जो ज़रा जल्दी सोता है और नींद पूरी करता है 8 घंटे, उसको ज़हनी बीमारियां बिल्कुल तंग नहीं करती। वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद और इत्मीनान बख्श सूरत हाल का उसे सामना होता है। तो एक नींद को वक्त का ज़ियाँ बिल्कुल ना समझें। ये एक बहुत अहम फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में। हमारा दिमाग अगरचे नींद के दौरान भी काफ़ी काम करता है, लेकिन उसे बहरहाल 24 घंटे में एक दफ़ा अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, और हमें अपने दिमाग की ये ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पर पहुंच रहा है। जल्दी सोना उठना शाताब देता है अक्ल व दौलत का ताब। एक कॉलर भी हैं जो हमने मधु किया था, एक कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बोलिए, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच जाएगी। गो हेड। कॉलर मौजूद हैं? मेरा ड्रॉप हो गई। मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ, अच्छी से बात कर रहा हूँ। जी जुल्फ़िकार साहब, आपका सवाल डॉक्टर सदाकत अली से क्या है? डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि बच्चों के लिए क्वालिफिकेशन जो महंगी जो हमारे चल रही है कितनी ज़रूरी है? वो अगर पेरेंट्स इतनी इनकम नहीं रखते तो क्या जरूरत है कि वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करें? क्या जुल्फ़िकार साहब का सवाल मुझे तो सिर्फ इतना समझ आया कि कोई पेरेंट्स की बात उन्होंने की है, पेरेंटिंग की बात की है। जुल्फ़िकार साहब, आप जिस जगह पे मौजूद हैं, मोबाइल पे शायद आप बात कर रहे हैं, आपके सिग्नल्स का कुछ मसला है। हमें आपकी आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कोई पानी के नीचे आप दोज़ में सफ़र करते हुए बुलबुले की सूरत में आवाज़ आ रही है पूरी तरह, और कॉल भी ड्रॉप हो गई है।
आज के लिए जी, इतना ही। और मैं ही समझता हूँ कि आज जो दो मौज़ूआत पे आपने मुदल्लल और एक मरबूत गुफ्तगू की है, जहाँ पे पहला मौजू जो था वो एक ऐसे शौहर के मुतालिक था जो बेवफाई कर रहा था और उनकी बीवी उनको रोकना चाह रही, उसमें तमाम अनासिर को बहुत ही खूबसूरती से आपने समोया। और उसके बाद जो वो लोग ऐसे जो कि इशारे कनाए भी नहीं समझते मगर उसके पस पर्दा उनके असल बिहेवियर्स क्या होते हैं, वो 3 बिहेवियर जो आपने बताए। डॉक्टर साहब, इट वॉज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू वंस अगेन। उर्दू पॉइंट का ये प्रोग्राम आपकी वजह से निखर जाता है और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। आप सब लोगों की आरा, आप सब लोगों के कमेंट्स और जो आपने कॉल करने की कोशिश की उसके लिए भी हम आपके बहुत ममनून हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कोशिश ये करेंगे कि हफ्ते के दरमियान ना सिर्फ सैटरडे को वीकेंड पे आपसे मुलाकात हो जाए, कहीं हफ्ते के दरमियान भी अगर आपसे मुलाकात उर्दू पॉइंट पे हो जाए तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आप लोगों की जिस तरह से पजीराई आती है, फीडबैक आती है, हम उसको महसूस करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट करना चाहते हैं। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी, डॉक्टर सदाकत अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।